17वीं सदी की शुरुआत। मुगल शक्ति खोने लगे थे। समूचे राष्ट्र में अराजकता परवान पर थी। मराठा सरदारों के हमले तेज हो चुके थे और यही वो वक्त था जब राजपुताना की आमेर रियासत एक नई ताकत के रूप में हिंदुस्तान के नक्शे पर थी। दूर दूर तक पसरा रेगिस्तान, खुला आसमान और मीलों तक फैला साम्राज्य। खतरे कई थे, कह सकते हैं आमेर महफूज नहीं था। राजकाज के लिए भी आमेर की गलियां छोटी पड़ने लगी थीं और ठीक इसी वक्त राजपुताना का इतिहास एक नए नगर की स्थापना की राह तैयार होते देख रहा था। 1727 की सर्दियां आते आते तात्कालीन महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ये तय कर चुके थे कि अरावली की पहाड़ियां ही नए नगर का स्वागत करेंगी। जीत के झंडे बुलंद करने वाले जयसिंह के इरादे नए नगर के लिए भी बेहद खास थे। शहर पूरी तरह नियोजित हो, लिहाजा बंगाली वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को जिम्मा सौंपा गया। जयपुर को बसाने में उन्होंने विश्व के अलग अलग कोनों से जो है वो लोगों को बुलवा करके और यूरोपियन पैटर्न पे प्लस मुगलकालीन पैटर्न पे जो उस वक्त के इंजीनियर्स रहे उनको भी यहाँ बुलाया। और यहाँ पर जब जयपुर की स्थापना की उस वक्त उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया, ब्रह्मपुरी की स्थापना की, जिसमें बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके उस यज्ञ की स्थापना की। और विद्याधर जी पंडित जी थे जिनके नेतृत्व में इसका जो है वो निर्माण कार्य का नेतृत्व सौंपा। चुनौती बेहद कठिन थी क्योंकि पूरे के पूरे नगर का नियोजन और निर्माण कोई साधारण काम नहीं था। लेकिन देश के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा था जब कोई नगर नक्शे के आधार पर तैयार होने वाला था। और इसके बाद आज से ठीक 285 साल पहले 18 नवंबर 1727 की सुबह शिकार की होदी का इलाका उस घटना का गवाह बन गया जो आने वाले वक्त में देश को एक नायाब शहर देने वाली थी। नगर का निर्माण शुरू हो चुका था। साल 1729 आते आते शहर का एक बड़ा भाग बनकर तैयार हो चुका था, जिसमें बाजार, मंदिर और मकान शामिल थे। और शिलान्यास के महज 4 साल बाद जयपुर एक भव्य नगर के रूप में राजपुताना के नक्शे पर चमकने लगा था। 3 वर्ग मील में फैला जयपुर 9 खंडों में बटा था। एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी और सपाट सड़कें, कलात्मक चौराहे और मनमोहक दरवाजे। नए नगर में राजसी कामकाज के लिए 2 खंड थे, लेकिन बाकी के 7 आम लोगों के लिए बने थे, यानी आमो खास का पूरा ख्याल। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि सिर्फ आलीशान नगर बनाया गया, बल्कि इसकी सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। 4 दीवारी से घिरा जयपुर 7 दरवाजों से सुरक्षित था। इतना ही नहीं, पश्चिमी पहाड़ी पर नाहरगढ़ का किला बनाया गया तो दुर्ग जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। शहर में दुश्मन की नापाक निगाहें पहुंच पाएं, इससे पहले ही उसका खात्मा करने के लिए बाकायदा तोपें भी तैनात की गईं। जयपुर शानदार शक्ल में दुनिया के सामने आ चुका था, लेकिन वक्त के साथ इसकी भव्यता में 4 चांद लगाने के लिए निर्माण चलता रहा। लोगों की धार्मिक आस्था का पूरा ख्याल रखते हुए धार्मिक स्थल भी बनाए गए। उन्होंने मतलब जो है मंदिरों के लिए स्थान निर्धारित कर दिए थे। और जयपुर में जो दरवाजे बनाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, उन दरवाज़ों के ऊपर भी जो है उन्होंने हनुमान जी के मंदिर बनाए हैं। चांदपोल हनुमान जी का मंदिर है, सांगानेर गेट पर हनुमान जी का मंदिर है। तो सारे दरवाज़ों को वहाँ सूरजपोल दरवाजे के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। तो इस ढंग से उन्होंने बसाया है। और जयपुर की पुरानी आबादी जो है वो ज़्यादातर सारे धार्मिक विश्वासों में ही जीती थी। मतलब ज्योतिष को पूरी तवज्जो देते हुए महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1734 में जंतर मंतर बनवाया, जिसमें नक्षत्रों की पूरी सटीकता से गणना आज के वैज्ञानिकों को भी हैरत में डालती है। वक्त के साथ इंसान बूढ़े हो गए, लेकिन जयपुर था कि जिसकी जवानी कभी कम नहीं हुई। ये बात अलग है कि वक्त के साथ इस शहर ने भी
कई बार राज परिवार में विवाद होते देखा, लेकिन तमाम विवादों के बीच इसके माथे पर कभी शिकन नहीं आई। वक्त की हर करवट इस शहर की सजावट में चार चांद लगाने वाली ही साबित हुई। महल से शहर के नज़ारे ठीक से दिख जाएं, लिहाजा 1799 में महाराज प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। ये एक ऐसा महल है जिसमें 953 झरोखे हैं। वक्त के साथ परकोटे में सिमटा जयपुर बाहर भी पांव पसारने लगा। साल 1868 में जब अकाल ने दस्तक दी तो महाराजा राम सिंह ने लोगों को रोजगार देने के लिए रामनिवास बाग की रचना करवा डाली। लोगों का मन मोह लेने वाले रामनिवास बाग में शानदार चिड़ियाघर बना, साथ ही अल्बर्ट हॉल भी। यह नगर अब तक जयपुर के ही नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1876 ने इसे गुलाबी नगर बना दिया। वजह रही महाराजा राम सिंह द्वितीय की मेहमान नवाजी। प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में शहर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया गया। शिल्प कला से दुनिया में धाक जमा रहा शहर अब गुलाबी आभा के चलते इंद्रपुरी का एहसास करा रहा था। वक्त के साथ शासक बदले, लेकिन शान में कोई कमी नहीं आई। आधुनिक जयपुर के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान सवाई मानसिंह द्वितीय का रहा, जिन्होंने 1931 में शासन संभालने के साथ ही पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया। साथ ही वक्त की नजाकत को भांपते हुए शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया और कई शिक्षण संस्थान बनवाए गए, जिनमें राजस्थान विश्वविद्यालय, महारानी और महाराजा कॉलेज, SMS मेडिकल कॉलेज शामिल थे। इस काम में महारानी गायत्री देवी का भी बड़ा योगदान रहा। इतिहास करवट लेता जा रहा था। 1727 से 1947 तक जयपुर में कला और स्थापत्य की गंगा जमुनी तहजीब ने सबको अपना दीवाना बनाए रखा, लेकिन मुल्क जैसे ही आजाद हुआ, पिंक सिटी की फिजा भी बदल गई। राजसी महल अब नई सरकार के दफ्तर बनने लगे। रियासतों के बीच जोड़ तोड़ की जुगत होने लगी और इसके बाद आया 30 मार्च 1949 का दिन, यानी वो दिन जब ये शहर राजतंत्र से प्रजातंत्र की हवा देख रहा था। बृहद राजस्थान की स्थापना हो चुकी थी। हीरालाल शास्त्री नवगठित सरकार के मुख्यमंत्री बने और गुलाबी शहर राजपुताना की राजधानी। जब जयपुर को राजधानी के लिए चुना गया, हालांकि अजमेर इसका प्रबलतम दावेदार था, उदयपुर इस पक्ष में नहीं था, क्योंकि मेवाड़ और जयपुर के राजघराने एक दूसरे के खिलाफ रहे पहले। लेकिन धीरे धीरे जब जयपुर राजधानी बन गया और पूरा राजस्थान एक साथ मर्जर होकर के एक हो गया, उसके बाद जयपुर से बहुत खूबसूरती के साथ पूरे राजस्थान को एक किया गया और आज मेवाड़ और अजमेर और दूसरी जो रियासतें राजस्थान में जुड़ी हैं वो जयपुर को उसी तरह साथ चलती हैं उसके। इसलिए पॉलिटिकली जयपुर वास्तव में राजस्थान का जो एक ध्रुव बना या केंद्र बना वो आज़ादी के बाद ही बना। आज़ादी के पहले राजस्थान की दूसरी धाराएं जयपुर की धारा से अलग थी। आज़ादी के बाद जब ये लोकतंत्र आया और राजस्थान की सरकार यहाँ से चलने लगी, तब निश्चित तौर पर जयपुर का प्रभुत्व स्थापित हुआ। और ये ज़रूर बात है कि मुख्यमंत्री कभी बांसवाड़ा के बने, कभी उदयपुर के बने, कभी जोधपुर के बने, कभी भीलवाड़ा के बने, लेकिन इसके बावजूद जयपुर की स्थानीय राजनीति का अपना एक महत्व रहा है। पिछले 63 सालों में जयपुर ने कई सरकारें बनती और बिगड़ती देखी हैं।